हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो अंतिम क्लास में जो टॉपिक अपन ने किया था वो था गुप्त साम्राज्य के बारे में, और हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य की के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रगति। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं गुप्त साम्राज्य में समाज। गुप्त साम्राज्य में समाज। इसमें आप लिखो, गुप्त साम्राज्य में एक जटिल समाज की रचना हुई। एक जटिल समाज की रचना हुई। इस समय वर्ण व्यवस्था और भी अधिक जटिल हो गई। वर्ण व्यवस्था और भी अधिक जटिल हो गई। समाज में जातियों की संख्या बढ़ गई। समाज में जातियों की संख्या बढ़ गई और जनजाति समूह के लोगों को समाज में सम्मिलित किया गया। समाज में सम्मिलित किया गया। फिर अगला पैराग्राफ लिखो। इसमें ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो उसके बाद अगला पैराग्राफ लिखो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाज में अधिक प्रगाढ़ हो गई। प्रगाढ़, इंटेंस। समाज में अधिक प्रगाढ़ हो गई। इसका मुख्य कारण भूमि अनुदान की शुरुआत थी। इसका मुख्य कारण भूमि अनुदान की शुरुआत थी, जिसके तहत राजा के द्वारा ब्राह्मणों, भिक्षुओं, जैनी और बौद्ध साधुओं को भूमि अनुदान दिया गया। इन भूमि अनुदानों का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र में तब्दील करना था। दूरस्थ क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र में तब्दील करना था। अतः ब्राह्मणों को दिए हुए भूमि अनुदान को अग्रहार अनुदान कहा जाता था। अग्रवाल वाला अग्र होता है ना, अग्र,
हार, अग्रहार अनुदान कहा जाता रहा। तो इसमें सवाल ये बनता है अग्रहार अनुदान क्या होते थे? ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान। इसमें अब आप आगे लिखो कायस्थ, कायस्थ और महत्तर, कायस्थ, कायस्थ और महत्तर, महत्तर मह आधा त पूरा त र, कायस्थ और महत्तर गुप्त काल तक जातियों में तब्दील हो चुके थे। कायस्थ और महत्तर गुप्त काल तक जातियों में तब्दील हो चुके थे। यह आईएएस में आया हुआ सवाल है कि कायस्थ किस युग में जाति के रूप में तब्दील हुआ? तो इसका सवाल है गुप्त काल में जाति के रूप में तब्दील हुआ। कायस्थ का सबसे पहला लिखित प्रमाण, कायस्थ का सबसे पहला लिखित प्रमाण यज्ञ वाल्क्य स्मृति में मिलता है। यज्ञ वाल्क्य स्मृति में मिलता है। ये एक प्रकार की लॉ बुक है यज्ञ वाल्क्य, कानून की किताब है। जैसे मनुस्मृति के बारे में आपने सुना है, उसी प्रकार से दूसरी स्मृति यज्ञ वाल्क्य स्मृति। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कायस्थ के बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलता है, रिटन रेफरेंस। फिर आगे लिखो अनेक प्रकार के व्यवसाय, अनेक प्रकार के व्यवसाय भी जातियों, अनेक प्रकार के व्यवसाय भी जातियों और उपजातियों में तब्दील होने लगे। अनेक प्रकार के व्यवसाय जातियों और उपजातियों में तब्दील होने लग गए। कहने का मतलब यह है कि गुप्त काल में जातियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई पहले की बजाय। फिर आगे लिखो शूद्र का समाज में शूद्र की स्थितियों में, ऐसा लिखो शूद्र की स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला। शूद्र की स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला, किंतु वैश्य वर्ण, किंतु वैश्य वर्ण की स्थिति खराब होती चली गई, किंतु वैश्य वर्ण की स्थिति खराब होती चली गई। देखो एंशियंट इंडिया में हम पढ़ते हैं गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के समय के बारे में। उसमें कहा जाता है कि जो वैश्य वर्ण है वो खत्म सही हो गया, शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई क्योंकि ये लोग बड़ी संख्या में कृषि के कार्य करने लग गए। वैश्य बहुत सीमित रह गया इस समय तक आते हुए, शूद्र इनकी संख्या बढ़ी है। तभी जब हेनसांग भारत आया था, हुआनसांग आया था ना भारत, हुआनसांग जब हर्षवर्धन के समय में भारत आया तो वो वैश्यों को देख नहीं पाया, उसके ऊपर शूद्र का जिक्र किया। यानी वैश्य लगभग खत्म से होने लग गए। गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के बारे में फिर बात करें। ठीक है, शूद्रों की संख्या बढ़ी है, इनकी स्थिति में भी थोड़ा सुधार हुआ है। सुधार का मतलब ये नहीं कि पूरा सुधार हो गया, थोड़े इनके अधिकार बढ़े भी इस समय के अंदर। फिर इसमें आगे लिखो शूद्रों को व्यापार वाणिज्य, शूद्रों को व्यापार वाणिज्य और कला और शिल्प में शामिल होने की अनुमति मिली। व्यापार और वाणिज्य और कला और शिल्प में शामिल होने की अनुमति मिली। बृहस्पति संहिता, बृहस्पति
बृहस्पति संहिता में लिखा है, बृहस्पति संहिता में लिखा है कि व्यापार और वाणिज्य, बृहस्पति संहिता में लिखा है कि व्यापार और वाणिज्य इस समय के शूद्रों के मुख्य व्यवसाय बन गए। व्यापार और वाणिज्य इस समय के शूद्रों के मुख्य व्यवसाय बन गया, मुख्य व्यवसाय बन गया। फिर आगे लिखो, देखो अपन ने एक बात कही है यहाँ पे कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है ना। अब उसके साथ उदाहरण दे रहे हैं। तो मतलब हिस्ट्री की आत्मा ऐसी चीज में है कि आपने कोई चीज लिखी है तो उसको उदाहरण से कोशिश करो प्रूव करने की। मैंने कहा कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हो रहा था, इसका एक आपको प्रमाण दे दिया कि बृहस्पति में लिखा है कि व्यापार और वाणिज्य करने की उनको अनुमति मिल गई। अब दूसरा उदाहरण क्या है, एक लाइन का उदाहरण है मात्र। दूसरा क्या है, मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम किताब है ना शूद्र की, मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम में उज्जैन में, मृच्छ कटिकम में उज्जैन में शूद्र अधिकारियों के बारे में भी, शूद्र अधिकारियों का वर्णन किया है। उज्जैन में शूद्र अधिकारियों का वर्णन किया है। देखो दूसरा उदाहरण ये हो गया कि शूद्र अब कहीं कहीं अधिकारी भी बनने लग गए थे। उज्जैन का प्रमाण मिल रहा है जो मृच्छ कटिकम में लिखा है। यह आपको उदाहरण कैसे मिलेंगे, यह आपको उदाहरण मिलेंगे जब आप कोई बुक पढ़ोगे और बुक में आप अंडरलाइन करोगे कि ये एग्जाम्पल है, ये इस आंसर में सेट हो सकता है, समझ लो, ये एग्जाम्पल उस आंसर में सेट हो सकता है। उन एग्जाम्पल को आप इकट्ठा करोगे फिर आंसर में साथ में डालोगे, तब आपका काम कंप्लीट होगा हिस्ट्री के अंदर। अगर आप इस सब्जेक्ट को आगे रखना चाहते हो, इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए उन्हें ग्रेजुएशन में यही बहुत है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, इतना ही बहुत है अपने आप। फिर आगे लिखो, इस समय शूद्रों को महाकाव्य और पुराण पढ़ने की इजाजत भी मिल गई। इस समय शूद्रों को महाकाव्य और पुराण पढ़ने की इजाजत मिल गई, क्योंकि इससे पहले शूद्रों को इजाजत नहीं थी कि महाभारत पढ़ सके, रामायण पढ़ सकें, वो पुराणों को पढ़ सकें। मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र महाभारत को सुन भी ले, समझ लो, अगर उसके कानों में भी महाभारत पड़ जाए तो शूद्र के कान में मोल्टन लेड डाल देना चाहिए। मोल्टन लेड क्या होता है, पिघला हुआ शीशा। लेड का मतलब होता है शीशा, पारा तो मरकरी होता है, पिघला के उसको कान में डाल देना चाहिए। लेकिन गुप्त काल में थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। इस समय की जो लॉ बुक्स है, स्मृति है, उसमें कहा गया है कि शूद्रों की स्थिति में इस समय में सुधार हो रहा था, उनको अन्य अधिकार भी मिल गए, जैसे महाकाव्य को आप पढ़ सकते थे और सुन सकते थे। फिर आगे लिखो, महाभारत के अनुशहना पर्व एक भाग है महाभारत का। महाभारत के अनुशहना पर्व में लिखा है कि शूद्र राजा का नाशक है, डिस्ट्रॉयर। शूद्र राजा का नाशक है, राजा को डिस्ट्रॉय करने वाला, खत्म करने वाला नाशक है। शूद्र राजा का नाशक है। अतः शूद्रों में विद्रोह के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। शूद्रों में विद्रोह के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं और ये समुदाय अक्सर सामाजिक व्यवस्था का विरोधी होता था।
ये समुदाय अक्सर सामाजिक व्यवस्था का विरोधी होता था। विरोधी तो हो गई, क्योंकि शूद्रों को कोई अधिकार दे नहीं रखे थे, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे आते थे, तो सामाजिक व्यवस्था का अक्सर विरोधी होता था। तो समाज में आप आगे लिखो, गुप्त काल में दास प्रथा, स्लेवरी, गुप्त काल में क्या, विरोधी, विरोधी। गुप्त काल में दास प्रथा भी यथावत रही, यानी पहले से चली आ रही दास प्रथा। गुप्त काल में दास प्रथा भी यथावत रही। नारद स्मृति, अब ये भी लॉ बुक है, कम से कम 15-20 लॉ बुक है प्राचीन भारत के। नारद, नारद, यज्ञवाल्क्य, मनुस्मृति, बृहस्पति, ये 4 तो कात्यायन भी है 5, तो 5 नाम तो भी याद आ रहे हैं। कम से कम 15-20 स्मृतियां रही प्राचीन भारत में। नारद स्मृति में दासों के 15 प्रकारों के बारे में वर्णन किया है नारद स्मृति में। अब ये भी उदाहरण है, आप समझ रहे हो ना, गुप्त काल में दास व्यवस्था थी, एक तो ये कह के अपनी बात खत्म कर देना, खूब दास हुआ करते थे, दासों की स्थिति खराब थी, दास व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। और एक उदाहरण देना कि नारद स्मृति में 15 विभिन्न प्रकार के दासों का वर्णन किया है। नारद स्मृति में 15 विभिन्न प्रकार के दासों का वर्णन किया है। फिर आगे लिखो, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक भेदभाव यथावत रहा। वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक भेदभाव यथावत रहा। जैसे बृहत संहिता एक किताब का नाम है। बृहत संहिता किसने लिखी है? बृहत संहिता वराहमिहिर लिखा है ना आपको। बृहत संहिता में लिखा है, बृहत संहिता में लिखा है कि एक ब्राह्मण को 5 कमरों का मकान, एक ब्राह्मण को 5 कमरों का मकान मिलना चाहिए। एक ब्राह्मण को 5 कमरों का मकान मिलना चाहिए, कोमा क्षत्रियों को 4 कमरों का, कोमा क्षत्रियों को 4 कमरों का, कोमा वैश्य को 3 कमरों का, वैश्य को 3 कमरों का, और शूद्र को 2 कमरों का, शूद्र को 2 कमरों का, शूद्र को 2 कमरों का। अतः मकान के आकार के आधार पर भी, अतः मकान के आकार के आधार पर भी भेदभाव होता था। अतः मकान के आकार पर भी, आकार पर भी भेदभाव होता था। फिर आप आगे लिखो, छुआछूत, छुआछूत गुप्तकालीन समाज में व्यापक था। छुआछूत गुप्तकालीन समाज में व्यापक था। अगर शूद्र की परछाई भी उच्च वर्ण के लोगों को छू जाए, अगर शूद्र की परछाई भी उच्च वर्ण के लोगों को छू जाए तो उनका धर्म भ्रष्ट समझा जाता था, तो उनका धर्म भ्रष्ट समझा जाता था। आपने अभी भी अखबार में पढ़ा होगा, कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि एक शेड्यूल्ड कास्ट जज था, ठीक है, जुडिशरी में एससी का जज था, उसका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद एक ब्राह्मण जज आया,
सरकारी मकान में। पहले सरकारी मकान में 80 गज रहा करता था, अखबार की न्यूज है। तो उस ब्राह्मण जज ने पहले अपने मकान की बहुत ढंग से गंगा जल से साफ सफाई कराई। तो यहाँ पे एससी का जो ऑफिसर है वो रखे गए। तो आज के समय में भी हमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है 2020 2021 के अंदर भी। तो उस समय तो क्या हाल हुआ होगा आप सोच ही सकते हो। अगर शूद्र की परछाई मात्र भी छू जाए तो व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाया करता रहा, उसको गंगा जल से तुरंत जाके नहाना पड़ता रहा अपने धर्म को शुद्ध करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उस तरह उस समय का वातावरण किस प्रकार का था। अस्पृश्य शब्द का जिक्र, अस्पृश्यता कहते हैं ना, अनटचेबिलिटी, यानी किसी को छूना भी नहीं है, किसी को देखना भी नहीं है, अस्पृश्य। अस्पृश्य, अस्पृश्य शब्द का जिक्र अमरकोश, अमरकोश और कात्यायन, कात्यायन स्मृति में लिखा है, कात्यायन स्मृति में लिखा है। देखो इस तरह की अपन इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना हिस्ट्री की किताब देखते हुए कि अस्पृश्य शब्द है उसका जिक्र कर रखा है कात्यायन और अमरकोश। तो ये ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। इन पर सवाल कभी नहीं बनेगा कि कौन सी किताब में लिखा है कि अस्पृश्य शब्द का पहली बार जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर लिखने में काम में ले सकते हो, ले लेना आंसर लिखने में। अपन अस्पृश्यता के बारे में बात कर रहे हैं, अपन ने ये फैक्ट भी डाल दिया साथ में। इन पे एग्जाम में कभी क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है किसी और किताब में भी लिखा हो, है ना। तो एक क्वालिटी क्वेश्चन इन पे बनता नहीं है। हाँ, इस पे क्वालिटी क्वेश्चन बनता है कि यज्ञ वाल्क्य स्मृति में पहली बार कायस्थ का जिक्र किया है, इस पे सवाल बन सकता है। कायस्थ का जिक्र पहली बार किस किताब में हुआ है, किस किताब में सत्यमेव जयते का पहली बार, सत्यमेव जयते का इस्तेमाल हुआ है पहली बार क्या। ये अच्छा आपको समझना पड़ेगा कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के साथ। ये याद रखने की नहीं इंफॉर्मेशन, आप आंसर में लिखने में आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। याद रखने की दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया, वो 100% इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पढ़ते हुए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, तो किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाएगा। इस तरह के सवालों को पीछे पड़ गए तो इस तरह के सवाल कभी पूछे नहीं जाएंगे। और ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, ये चीज पता लगेगी जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में आए, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। जो सवाल पिछले साल में आया ना, चाहे सीडीएस में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने देखे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाके, तब आपको पता लगेगा। और साथ में पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लिखो, फायान, फायान जो गुप्त काल में भारत आया, फायान जो गुप्त काल में भारत आया, उसने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, उसने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है जिससे अस्पृश्यता की पुष्टि होती है, जिससे अस्पृश्यता की पुष्टि होती है। उसके अनुसार अस्पृश्यता की पुष्टि होती है। उसके अनुसार चांडाल, अब चांडाल एक प्रकार की शूद्र जाति है चांडाल, उसके अनुसार चांडाल शहर से बाहर रहा करते थे, उसके अनुसार चांडाल शहर से बाहर रहा करते थे। और जब वे साफ सफाई के कार्य के लिए, और जब वे साफ सफाई के कार्य के लिए शहरों में या गांवों में प्रवेश करते थे, और जब वे साफ सफाई के कार्यों के लिए शहरों में या गांवों में प्रवेश करते थे तो वे ढोल बजाते हुए आते थे, ढोल बजाते हुए आते थे, ताकि आसपास के लोग सतर्क हो जाएं,
ताकि आसपास के लोग सतर्क हो जाएं और उनसे दूरी बना लें और उनसे दूरी बना लें। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है फायान का। इसने अपनी किताब में लिखा है कि चांडाल लोग शहरों से बाहर रहा करते थे, जब भी उनको शहरों में आना होता था ढोल बजाते हुए प्रवेश करते थे, ताकि जो गांव वाले और शहर वाले लोग हैं उस आवाज को सुने और उनसे तुरंत दूरी बना लें, उनके नजदीक भी नहीं जाए, उनके परछाई भी नहीं छुए। फिर आगे लिखो, वर्ण व्यवस्था एक सैद्धांतिक परिकल्पना थी। वर्ण व्यवस्था एक सैद्धांतिक परिकल्पना थी। जैसे मृच्छकटिकम में लिखा है, कि ब्राह्मण व्यापार और वाणिज्य में भी शामिल रहे। मृच्छकटिकम में लिखा है कि ब्राह्मण व्यापार और वाणिज्य में भी शामिल रहे। फिर आगे लिखो, चारुदत्त नामक ब्राह्मण, चारुदत्त नामक ब्राह्मण एक प्रसिद्ध व्यापारी था। चारुदत्त नामक ब्राह्मण एक प्रसिद्ध व्यापारी था। देखो, कहने का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था में साफ कर रखा है कि ब्राह्मण व्यापार का कार्य नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को पूजा पाठ का कार्य करना है, मंदिर संभालना है, क्षत्रियों का लड़ने का कार्य है, शूद्रों का साफ सफाई का कार्य है, वैश्यों का व्यापार का कार्य, सबके कार्य निश्चित कर रखे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता था, एक दूसरे के व्यवसाय भी लोग कर लिया करते थे। जैसे ब्राह्मण को अक्सर हमने देखा है कि वो व्यापार में भी शामिल रहे, शूद्र भी कृषि के कार्य में लग गए, जबकि वास्तव में शूद्रों के साफ सफाई का कार्य होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वर्ण व्यवस्था में जिन जिन चीजों के बारे में बात की है, जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा समाज रहा हो। वर्ण व्यवस्था के विपरीत समाज भी रहा होगा। बात को समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था के नियमों के बावजूद वो व्यापार में शामिल रहे। ठीक है, एक अपन ने उदाहरण दिया। आगे लिखो, धर्मशास्त्र में व्यापार को ब्राह्मणों के लिए एक अपात धर्म समझा गया। आपातकालीन होता है ना, अपात धर्म समझा गया। अर्थात आपात धर्म समझा गया, अर्थात आपातकालीन परिस्थितियों में ब्राह्मण व्यापार को अपना सकते थे। अर्थात आपातकालीन परिस्थितियों में ब्राह्मण व्यापार को अपना सकते थे। आपात धर्म का अर्थ है, आपात धर्म ये अपात धर्म नहीं है, ये एक्चुअल में आप धर्म, आप धर्म, इसका मतलब यही है अपात धर्म। ऐसा व्यवसाय जो इमरजेंसी में कोई वर्ण अपना सकता है, आप धर्म है ये। तो इसमें आप लिखो, आप धर्म का अर्थ है कि आप धर्म का अर्थ है कि ये टर्म मेंशन कर रखी है प्राचीन भारत में, आप धर्म। आप धर्म का अर्थ है कि एक वर्ण उन व्यवसाय को भी अपना लेता है
एक वर्ण उन व्यवसाय को भी अपना लेता है जो वर्ण व्यवस्था के द्वारा उनके लिए प्रोहिबिटेड है, PROHIBITED, जो उनके लिए निषिद्ध हैं, निषेध हैं, जो उनके लिए निषेध हैं। समझ गए? फिर आप आगे लिखो, भूमि अनुदान ब्राह्मणों को उन क्षेत्रों में दिया गया, भूमि अनुदान ब्राह्मणों को उन क्षेत्रों में दिया गया जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती थी, जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती थी, और यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों व निम्न जातियों को विस्थापित किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों और निम्न जातियों को विस्थापित किया गया ताकि इनके श्रम से कृषि का विस्तार हो सके, अर्थात भूमि अनुदान की प्रणाली के कारण राज्य की कृषि से संबंधित आय भी बढ़ी, और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कृषि भूमि पर स्वामित्व वैश्य का होता था। अतः दोनों वर्ण एक तरीके से कृषि के कार्य में ही लग गए। समझ गए? अतः दोनों वर्ण एक तरीके से कृषि के कार्य में ही लग गए। देखो, मुख्य रूप से वैश्य का काम होता था व्यापार वाणिज्य में शामिल होना, कृषि का कार्य करना। वैश्य तो हमेशा से कृषि में शामिल रहे हैं, लेकिन अब शूद्रों को भी शामिल कर दिया कृषि में। क्यों शामिल किया? क्योंकि राजा के पास खूब सारी खाली जमीन होती थी, वहां पर जब कृषि की पैदावार होगी तभी राजा की आय बढ़ेगी। और भूमि अनुदान के माध्यम से ब्राह्मणों को वह क्षेत्र जो बैरन लैंड है, जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे कृषि का कार्य हुआ ही नहीं, वह क्षेत्र ब्राह्मणों को दे दी गई भूमि अनुदान के माध्यम से। तो ब्राह्मणों का क्या कार्य था? वहां पे जाके शूद्रों को, निम्न जातियों को इकट्ठा करके वहां पे उनसे कृषि कार्य करवाना।
अब जब शूद्रों को भी कृषि कार्य में लगा दिया और वैश्य है वो भी कृषि कार्य में शुरू से लगे हुए थे, तो जो वैश्य शूद्र लगभग बराबर से हो गए ना, क्योंकि दोनों एक से ही कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे शूद्र और वैश्य के बीच में अंतर खत्म होता गया, समझ गए ना। जब इनके बीच में अंतर खत्म हो गया तो ये हाल हुआ, जो वानसान भारत आया तो उसको वैश्य वर्ण नजर ही नहीं आया, उसने वैश्य वर्ण के बारे में बात ही नहीं की है। उसने बात की है क्षत्रिय के बारे में, बात की है ब्राह्मण के बारे में, बात की है शूद्र के बारे में बात की है। इंसान समझ ही नहीं पाया कि समाज में वैश्य वर्ण भी है, क्योंकि वैश्य वर्ण की महत्ता धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि शूद्र उनका कार्य करने लगे जो कृषि से संबंधित है, समझ गए ना। इस कारण अंतर खत्म हो गया वैश्य और शूद्र के बीच में। आप आगे लिखो। इस कारण अब दोनों के कृषि में लगे होने से वैश्य और शूद्र में अंतर कम हो गया। दोनों के कृषि कार्य में लगे होने से वैश्य और शूद्र के बीच में अंतर कम हो गया। और जब राज्य कमजोर हो गया, और जब राज्य कमजोर हो गया तब भूमि अनुदान प्राप्त करता, और जब राज्य कमजोर हो गया तब भूमि अनुदान प्राप्त करता वैश्य और शूद्र को भूमि अनुदान प्राप्त करता, यानी ब्राह्मण भूमि अनुदान प्राप्त करता वैश्य और शूद्र को एक ही तराजू में तोलने लगे, उनको एक से ही मानने लग गए। वैश्य और शूद्र को एक ही तराजू में तोलने लग गए, ठीक है। इसी कारण से जब हुआन सांग भारत आया, जिसको कोई हुआन सांग बोलता है, कोई हेन सांग बोलता है। हेन सांग ना आधा है, ना ऐसा आएगा हेन सांग, या इसको कोई हुआन सांग बोलता है। हुआन एक ही आदमी है, हुआन सांग, या इसका एक और नाम है युवान चांग। युवान चांग तीनों एक ही व्यक्ति हैं। तो हेन सांग कब भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। तो जब हेन सांग भारत आया तब वह वैश्य वर्ण की उपस्थिति समाज में देख ही नहीं पाया। तब वह वैश्य वर्ण की उपस्थिति समाज में देख ही नहीं पाया। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।